हेलो दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रही हूँ प्यार भरा अनोखी कहानी। कहानी है रूपमनी और वो चीज। निशा को रानी कहकर बुला रहा था। मैं यानी निशा दिल्ली में रहती हूँ और यहाँ एक कंपनी में काम करती हूँ। 2 साल ही हुए हैं मुझे नौकरी मिले हुए। पहले का तो 1 साल तो कोरोना के चलते मैं वर्क फ्रॉम होम ही कर रही थी, पर अब 1 साल से मुझे रोजाना ही ऑफिस आना पड़ता है। यूं तो मुझे अपना काम बहुत पसंद है, पर आजकल इसमें मेरा मन नहीं लग रहा। आज भी बड़े मन से ऑफिस आई और अपनी सीट पर बैठ गई। मन तो लग नहीं रहा था, तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत काम करके लंच टाइम तक वक्त गुजारा। लंच होते ही मैं खुश हो गई कि चलो आधा दिन तो निकल गया। तभी मेरे भैया का फोन आ गया। वे नोएडा में रहते हैं। वैसे तो वो मेरे सगे भाई नहीं हैं, मेरे मौसी के बेटे हैं, पर प्यार मुझसे सगी बहन से भी ज्यादा करते थे। मैंने जैसे ही फोन उठाया तो बस बातें करते पूरा लंच ब्रेक ही खत्म होने को आया। फोन रखते हुए भैया ने पूछा कि सुन छोटी, मैं अगले हफ्ते चेन्नई जा रहा हूँ, वहाँ कुछ काम है, तो तुम अगर इतनी बोर हो रही है तो चल मेरे साथ। काम खत्म होने के बाद में तुझे चेन्नई घुमा दूंगा। वैसे भी अगले हफ्ते वीकेंड के साथ फ्राइडे का भी ऑफ है। पहले दिल्ली आकर तुझे ले लूंगा, फिर साथ में चलेंगे। फ्राइडे मॉर्निंग जाएंगे, संडे इवनिंग तुझे घर पर छोड़ दूंगा। भैया चलना तो मैं भी चाहती हूँ, पर मम्मी पापा पता नहीं मानेंगे या नहीं। यही आसपास की बात होती तो कोई बात नहीं, पर चेन्नई थोड़ी दूर है और आप तो जानते ही हैं कि वो मेरी कितनी ज्यादा चिंता करते हैं। उनसे तो मैंने पहले ही बात कर ली है छोटी, वे मान गए हैं। थैंक यू सो मच भैया। तो फिर अगले हफ्ते चलते हैं। उसी रात को जब मैं अपने घर की बालकोनी में खड़ी थी, तभी उसका ध्यान आया। वो भी तो चेन्नई से ही थी, मेरी अब से अच्छी दोस्त, पर एक दिन बस इस चीज को तुझे पकड़ाकर यूं अचानक ही चली गई। कितनी याद आती है आज भी। जब उसके बारे में सोचती हूँ तभी तो आज तक इसे अपना बैग से लगाए घूम रही हूँ। आज चेन्नई के बारे में बात होते ही उससे जुड़ी सारी यादें ताजा कर दी। जब वहां जाऊंगी तो उसी कितनी याद आएगी। बस ये सब सोचते हुए और उस चीज को पकड़े हुए कब बालकोनी के सोफे पर सो गई पता ही नहीं चला। अगले हफ्ते बुधवार को ही भैया आ गए और शुक्रवार को ही सुबह हम चेन्नई के लिए रवाना हो गए। करीब 12 बजे हम चेन्नई पहुंच गए। एयरपोर्ट पर ही भैया के नाम की नेम प्लेट लिए एक शख्स खड़ा था। वो हमें एक बहुत ही सुंदर से रिजॉर्ट में ले गया। रिजॉर्ट अच्छे वक्त में समुंदर और बीच देखे थे। मैंने तभी भैया से कहा था कि यहाँ हम जरूर आएंगे। रिजॉर्ट में आते ही भैया के ऑफिस से फोन आया और मुझे वहां छोड़कर वो अपने काम पर चले गए। मैंने उसके बाद रिजॉर्ट घूमा और शाम तक वहां पास में ही एक बुक कैफे में बुक्स पढ़ती रही। तो भैया का फोन आया कि उनका काम खत्म हो गया है और वो मेरे रिजॉर्ट के गेट पर इंतजार कर रहे हैं। मैं थोड़ी देर में ही वहां पहुंच गई और हम उस बीच पर जाने के लिए निकल पड़े। जो सुबह यहाँ आते समय देखा था
उस बीच के पास ही बहुत सुंदर मेला भी लगा हुआ था। मैं वहां से कुछ सामान ले रही थी, तभी पीछे से एक आवाज आई, रानी रानी सुनो, वो वही रहो, मैं आ रही हूँ। यह सुनकर मैं हैरान हो गई कि मुझे कौन इस नाम से बुला रहा है। यह नाम तो मेरा कोई भी नहीं जानता और दादी के अलावा तो कोई भी इस नाम से मुझे बुलाता भी नहीं है। यह नाम तो भैया को भी शायद ही पता होगा। मैं अभी सोच ही रही थी कि वही आवाज फिर पीछे से आई। मैंने पीछे की ओर मुड़कर देखा तो एक थोड़ी हेल्दी सी लड़की मेरी तरफ जल्दी जल्दी चलते हुए आ रही है और मुझे रुकने को कह रही है। जैसे ही वो मेरे पास आई तो मैंने पूछा कि आप कौन है? मुझे पहचाना नहीं पाई हो क्या तुम? मैंने कहा नहीं। देखो तुम्हारे बैग पर जो चीज लगी है वैसे ही मेरे पास भी है। ये देखकर तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि वह कोई आम चीज तो नहीं कि सबके पास हो या किसी भी दुकान पर आसानी से मिल जाए। यह तो केवल दो ही है, एक उसके पास और एक मेरे पास। अभी मैं सोच ही रही थी कि उसने पूछा, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, और कहा, रूपमनी तुम इतने सालों बाद। हाँ, मैं तुम्हारी दोस्त रूपमनी। अब पहचान गई ना मुझे? विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम इतने सालों बाद कैसे, और तुमने मुझे पहचाना कैसे लिया? बस इस चीज के ही कारण मैंने तुम्हें भीड़ में भी पहचान लिया। मैं बहुत बार दिल्ली में वहां पर गई थी जहां हम पहले रहते थे, पर पता चला कि तुम भी कहीं और चली गई हो। हाँ, तुम्हारे वहां से अचानक जाने के बाद मेरे मम्मी पापा ने भी कहीं और घर ले लिया था। तभी रूपमनी बोली, याद है तुम्हें कि हम बचपन में साथ में कितने खेलते थे? हाँ, पर तुम्हारे पापा ने अचानक ट्रांसफर ले लिया था, क्योंकि तुम्हारे दादा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और तुम्हें जाना पड़ा था। हाँ, इस वजह से अप्पा ने अपना ट्रांसफर हमारे होम टाउन चेन्नई में ही लिया था। देखो उसके बाद आज मिलना हुआ है। तभी रूपमनी ने पूछा, वैसे तुम बताओ रानी कि तुम यहाँ चेन्नई में क्या कर रही हो? तभी मैंने उसे भैया से मिलवाया। बस इनके साथ इनके काम के लिए और थोड़ा घूमने के लिए आई थी। रूपमनी ने तभी वक्त देखा और कहा कि देख रानी, मुझे अभी जाना होगा, पर कल ऐसा कर तुम घर आ जा, पूरा दिन वहाँ आराम से बातें करेंगे। मैंने कहा कि नहीं, तुम ही रिजॉर्ट आ जाना। मुझे यहाँ की भाषा नहीं आती है तो तुम्हारे घर आने में दिक्कत होगी, और भैया को भी अपने काम से जाना है, इसीलिए तुम रिजॉर्ट आ जाना। उसे मैंने रिसोर्ट का पता दिया और कहा कि चलो कल मिलते हैं। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि मुझे अपनी सबसे अच्छी दोस्त से वापस मिलना हो पाएगा। अगले दिन वक्त से पहले ही रूपमनी रिजॉर्ट पहुंच गई। आते ही उसने सबसे पहले मेरी उसके अम्मा अप्पा से वीडियो कॉल पर बात करवाई। फिर तो बातों का सिलसिला शुरू हो गया। पिछले 15 वर्षों की बातें सब आज एक दूसरे के बता जो रहे थे। बातों ही बातों में रूपमनी ने पूछा कि इतने सालों में तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैंने कहा कि तुम्हारा नंबर ही कहाँ था। उस सुबह मैं स्कूल बस का इंतजार कर रही थी। मेरे पास तुम भागी भागी आई थी। मुझे यह टाई कार थमाकर और इतना ही कहकर चली गई कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारे शहर चेन्नई में ही ट्रांसफर ले लिया है और
तुम्हें अभी जाना पड़ रहा है। हाँ रानी, उससे एक रात पहले दादा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तभी अप्पा ने अचानक चेन्नई ट्रांसफर होने का फैसला किया। बस हम तो जरूरत का सामान लेकर अगली सुबह चेन्नई के लिए निकल पड़े। अच्छा रानी, तुमने इतने वर्ष में मुझे एक फोन भी नहीं किया, याद नहीं किया क्या मुझे? मैंने कहा ना कि तुम्हारा नंबर नहीं था मेरे पास। क्या बात कर रही हो रानी, नंबर तो मैं तुम्हें देकर ही गई थी। तुम मुझे बस यह टाई कार पकड़ा कर गई थी। हाँ तो इसी में तो था मेरा नंबर, इस छोटी सी टाई कार में। हाँ बाबा, इसमें तुमने इसे खोलकर कभी देखा ही नहीं क्या? यह खुलती भी है। हाँ, तुम्हें याद होगा जब मेरे अप्पा ने नई गाड़ी ली थी, तब उस शोरूम के मालिक ने उस गाड़ी की जैसी मुझे 2 टाई कार भी दी थी। यह लाल वाली मैंने तुम्हें दी थी और हरी वाली मेरे पास है, यह देखो। हाँ, यह तो मुझे पता है, पर यह खुलती है यह मुझे पता नहीं है। हाँ, इसीलिए तो इसमें अपना नंबर मैंने एक पर्ची में लिखकर रख दिया था और तुम्हें इसको पकड़ाकर चली गई थी। सोचा कि तुम्हें जैसे ही मेरा नंबर मिल जाएगा तुम मुझे फोन कर लोगी रानी। मुझे तो इतने वर्षों में पता ही नहीं चला कि यह टाई कार खुलती भी है। लाओ अपनी गाड़ी मुझे दो, मैं खोलकर दिखाती हूँ। रुक्मणी ने जैसे ही उसे खोला, उसमें एक छोटी सी पर्ची निकली जिस पर उसने अपना नंबर लिखकर रखा था। उसने कहा कि यह वही नंबर है जो उसने कल रात मुझे दिया था। पता है रानी, तुम्हारे फोन का मैंने कितना इंतजार किया, इसलिए आज तक अपना नंबर मैंने नहीं बदला। मुझे माफ करना रुक्मणी, मुझे नहीं पता था कि इस गाड़ी में ही तुम्हारा नंबर है, वरना मैं तो तुम्हें रोज ही याद करती। पता है तुम्हारे जाने के बाद तो कोई दोस्त भी नहीं बना पाई। पता होता तो तुम्हारा नंबर इसमें ही है, तो इतने वर्ष तुम्हारा इंतजार करने के बजाय तुम्हें रोज फोन करके घंटों बात करती। छोड़ो रानी, जो होना था वो हो गया, पर अब हम कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे। अब हम कहीं भी रहें एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे। मेरा तो वैसे भी अपने पति के काम के सिलसिले में दिल्ली आना जाना लगा ही रहता है। हम तब मिल भी लिया करेंगे। मैं रुक्मणी की यह बातें सुनकर रोने लग गई, तो वो कहने लगी, चलो अब जो हो गया उसे छोड़ दो, अब तो हम मिल ही गए ना, बस फिर हम यूं ही और काफी देर तक बातें करते रहे। आज इस बात को 3 वर्ष हो गए। अब मैं और रुक्मणी रोज ही बात करते हैं। अब जब भी वो दिल्ली आती मुझसे मिले बिना नहीं जाती। सच में मेरी चेन्नई की ये यात्रा तो बहुत ही यादगार रही। इसने मुझे मेरी वर्षों पुरानी दोस्त से जो मिला दिया, और मुझे अब यह भी तो समझ आ गया था क्यों उस सुबह वो मुझे टाई कार देकर गई थी। मैं आज भी भैया को धन्यवाद बोलती हूँ कि वो मुझे अपने साथ चेन्नई ले गए, वरना मैं तो शायद कभी भी अपनी दोस्त से दोबारा मिल नहीं पाती। अगर ये कहानी आप लोग को सुनकर अच्छा लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।